हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज पढ़ने वाले हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अभी तक हम क्या बात किए जा रहे हैं कि भाई हमें कस्टमर की नीड्स सेटिस्फाई करनी है, हमें उनको केटर करना है, उन्हें बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज देनी है। तो आज हम ये बेंचमार्क्स पढ़ने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि कस्टमर की नीड्स को हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमें उनको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल बी का चैप्टर 5, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन योर मॉड्यूल बी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जहाँ पर हम रिटेल प्रोडक्ट्स क्या क्या हमारे बैंक्स ऑफर कर रही हैं और क्या क्वांटम ऑफ लोन होता है, ड्यू डिलीजेंस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई मैस्लो की थ्योरी क्या है। मैस्लो की थ्योरी क्या थी, उन्होंने मोटिवेशनल के लिए हायरार्की नीड की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी पर्सन की क्या क्या नीड्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट करते हुए समझेंगे कि कस्टमर की नीड्स क्या है और कब हमें उन्हें कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करने हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है सर्विस क्वालिटी को लेकर, इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट भी पढ़ने वाले हैं। और फिर हम पढ़ेंगे सर्विस क्वालिटी के लिए क्या क्या मेजर्स हैं एंड बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिटेल प्रोडक्ट्स ओवरव्यू। अगर हम बात करें हमारे रिटेल बैंकिंग में कौन कौन से हमारे कस्टमर्स रहते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं विद रेगुलर इनकम। तो बेसिकली हम कह सकते हैं HUF होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये सब कौन हो गए हमारे, ये हो गए हमारे टारगेट कस्टमर्स। अब अगर हम बात करें कि भाई उनके पास में ऐसे क्या सोर्सेस हैं जिससे कि वो अगर हमसे कोई लोन लेते हैं तो हमें रीपे कर पाए, तो किससे करेंगे। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो अपनी सैलरी से कर देगा, अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस से जो वो इनकम कमा रहा है उससे करेगा। ठीक है, अगर कोई फार्मर है तो वो अपनी जो उसने लोन लिया होगा अपनी क्रॉप्स के लिए, उन्हीं क्रॉप्स को बेचने के बाद में वो जो पैसे अर्न करेगा उसका कुछ पार्ट हमारे रीपेमेंट के लिए यूज़ कर लेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम कैसे असेसमेंट कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स का कि क्या हमें इन्हें लोन देना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनका क्रेडिट स्कोर कार्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम एक चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे लिए अगर हमने कोई एक प्रोडक्ट निकाला तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड क्या आप उनका जो स्कोर है हमारे कस्टमर्स का वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये हम चेक कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट्स देते हैं, ठीक है, करेंट अकाउंट्स देते हैं, टर्म डिपॉजिट्स देते हैं। ये सब लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये इनके थ्रू हमारे जो कस्टमर्स हैं वो डिपॉजिट्स लेकर आ रहे हैं बैंक्स में, है ना। हमने देखा था ना कि अगर कोई डिपॉजिट लाकर बैंक को दे रहा है तो बैंक की क्या लायबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको संभाल कर रखे और जब वो वापस आकर हमसे वो पैसे मांगे तो हम दे पाए। तो इसीलिए ये क्या हो गया, लायबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। अगर हम बात करें एसेट प्रोडक्ट्स की, तो एसेट्स क्या हो गए, हमारे लोन्स वगैरह हो गए। तो लोन्स में कौन कौन से लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन, फिर ऑटो लोन, होम्स लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, ठीक है, एंड अदर रिटेल लोन्स। अगर हम बात करें अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो वो क्या हुए, हम क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, ठीक है, एज अ बैंकर। उसके अलावा डेबिट कार्ड्स देते हैं, ATM कार्ड्स होते हैं, टेलीफोन बैंकिंग हम करवाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करवाते हैं। टेलीफोन बैंकिंग का नंबर क्या था, *99#, ठीक है, ये क्या होता है, USSD सर्विसेज। चलो इसके बाद में मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज की अपनी सिक्योरिटीज़ हमारे पास सेफ रख सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में आपको हेल्प करते हैं, राइट। एंड इसके अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि भाई हमारे जो अप्रूवल प्रोसेस है रिटेल लोन्स का वो क्या होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम KYC वेरिफिकेशन करेंगे। KYC वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या KYC के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड रिक्वायर्ड है, या तो आपके पास पैन कार्ड हो, ठीक है, लाइसेंस आपका चल जाता है। तो इस तरह से बेसिकली KYC के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। फिर आपको अपने इनकम प्रूफ देने होते हैं कि आपने क्या क्या दे सकते हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न्स दे सकते हो जो आपने फाइल किए हैं, उसके अलावा सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड कर सकते हो। देन क्रेडिट रिपोर्ट, भाई आपकी क्या क्रेडिट रिपोर्ट है तो वो बैंक आपकी चेक कर सकता है अगर उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन है ना। फिर प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन कि भाई मान लो अगर आपको मॉर्गेज लेना है
तो जिस प्रॉपर्टी पर आपको मॉर्गेज लेना है उस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन किया जाएगा कि उसकी कितनी वैल्यू है ना, वो अभी मतलब बेच सकते हैं या नहीं, या जिनके नाम पर वो प्रॉपर्टी है ऐसा तो नहीं बीच में कोई फ्रॉड हो रहा है। देन रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन किया जाता है कि भाई आप जहाँ रहते हो वो एड्रेस सही प्रोवाइड किया है आपने या गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया। फिर पैन वेरिफिकेशन होता है कि आपके जो पैन कार्ड डिटेल्स हैं वो ये सारे डिटेल्स को आपकी इनकम स्लिप्स या आपकी टैक्स जो वो है स्लिप्स उन सबको प्रूफ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर अगर हम केवाईसी वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे तो वो किस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रही थी, वो हो रही थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी गाइडलाइंस जो हमारा आरबीआई हमें प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन कैसे कर रहे थे कि भाई क्या आपका स्कोर है, ठीक है, क्रेडिट को स्कोर मॉडलिंग के मॉडल के हिसाब से। फिर अब हम बात करें एडिशनल चेक्स की, तो क्या क्या और एडिशनल चेक्स हैं जो बैंक लगा सकता है। वो ये चेक कर सकता है कि मान लो अगर किसी हाउस कंस्ट्रक्टर या बिल्डर ने आपसे लोन लेना है तो उनकी मार्केट पोजीशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है वो लोगों से पैसे ले लेते हैं और फिर वापस करने में उनको परेशान करते हैं, या फिर वो पैसे लेने के बाद में फिर फ्रॉड करके भाग जाए, ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर हम चेक करते हैं डीलर की इनवॉइसेस। मान लो अगर हमने व्हीकल के लिए लोन लिया तो आपने सच में लोन लिया भी है या ऐसा तो नहीं लोन के पैसे तो आपने हमसे ले लिए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लिए लेकिन आपने कोई लोन लिया ही नहीं, सिर्फ व्हीकल का रजिस्ट्रेशन किया, बाद में आप लेने ही नहीं गए उसको, ठीक है। एंड देन एडमिशन डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आपको प्रोवाइड करना होगा उनको कि भाई ये मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये मेरी सारी स्लिप्स हैं, ठीक है, जो भी आपको एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हम क्वांटम ऑफ लोन, ठीक है, कि भाई कितना लोन हम दे सकते हैं किसी पर्सन को अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, जो भी उनकी सैलरी है उनका रेवेन्यू है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना लोन उनको दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि पर्सनल लोन हम कितना दे सकते हैं तो वो हम उनकी मंथली इनकम के 12 टाइम्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपीज़ तो आपको 12 टाइम्स इसका मंथली लोन मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें एनुअल इनकम बेसिकली व्हीकल लोन्स तो वहाँ पर हम एनुअल इनकम चेक करें तो एनुअल इनकम के 4 टाइम्स आपको लोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 12 लाख इनकम है साल का तो फिर आपको कितना मिल जाएगा 48 लाख रुपीस तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। 48 to 60 टाइम्स मंथली इनकम फॉर हाउसिंग लोन्स। हाउसिंग लोन्स में कितना मिल रहा है 48 to 60 टाइम्स, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक आप इनको पे कर सकते हैं, ठीक है। रीपेमेंट पीरियड की बात करें अगर हम कि भाई कितने टाइम तक आपको अपने लोन्स पे करने हैं तो सबसे शॉर्ट होता है आपका अनसिक्योर्ड लोन दैट इज पर्सनल लोन, जहां पर आपको 3 से 5 साल के अंदर अंदर सारा का सारा लोन वापस करना है। बात करें अगर हम ऑटो लोन की तो वो 5 से 7 साल के, और हाउसिंग लोन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा टाइम लेता है 5 से 30 साल होता है, ठीक है। फिर आता है आपका FOIR। FOIR क्या है कि भाई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू योर इनकम रिटर्न्स। तो इसमें क्या होता है ये एक रेशियो है, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये डेट टू इनकम रेशियो है, ठीक है। डेट टू इनकम रेशियो कैसे है ये, बेसिकली आपकी मंथली जितनी आपके पास बोरोइंग्स हैं, ठीक है, और आपकी जो मंथली इनकम है इनटू 100 ये होता है आपका FOIR। तो जितना ये कम होगा उतना ही बैंक मानकर चलेंगे कि हम आपको लोन्स दे सकते हैं। अगर ये 50% से ज़्यादा है तो बैंक्स डिनाई कर देते हैं लोन देने से, ये भी याद रखिएगा। इससे क्या है कि हम आपकी बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम कितनी बच जाती है जब आपके पास बेसिकली मान लो 2 से 3 लोन्स हैं, ठीक है, एक आपके पास पर्सनल लोन हो गया, एक ऑटो लोन हो गया, अब आपको चाहिए हाउसिंग लोन। तो ये क्या चेक करेंगे कि जो आपकी इनकम है, ठीक है, उसमें से जब आपने पर्सनल लोन की EMI मंथली EMI पे कर दी और कार की EMI पे कर दी प्लस जो भी आपके बेसिकली और एक्सपेंसेस वगैरह थे अगर सब आपने पे कर दिए उसके बाद में आपके पास कितने सारे पैसे बच जाते हैं, सारी बोरोइंग्स निकालने के बाद में जो इनकम आपके पास बच जाती है जिससे वो अगर हाउस लोन लेते हैं तो उसकी EMI पे कर पाएंगे या नहीं, ताकि ऐसा ना हो इनकम से ज़्यादा बोरोइंग्स हो जाए और फिर रीपेमेंट नहीं हो पाए। समझ गए आप FOIR क्या होता है। चलिए
अब बात करते हैं प्रोसेसिंग एंड चार्जेस। तो वेरियस चार्जेस लगते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग फीस लगती है लोन्स की, डॉक्यूमेंटेशन फी लगती है, मॉर्गेज से रिलेटेड लगती है, स्टैंप ड्यूटी तो लगती ही है, ठीक है, देन इंस्पेक्शन चार्जेस भी लगते हैं। सैंक्शनिंग की बात करें तो जब आपने लोन सेक्शन कर दिया उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में टिपिकली ये सप्लायर्स या इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली आपने करा, देन यू आर गोइंग फॉर क्रॉस चेक कि भाई ये वाला जो लोन है ये आपको मिला या नहीं, इसकी सर्विसेज सही जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, और बहुत सारी अलग फॉर्मेलिटीज रहती हैं। चलो अब बात करते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं, हमने बोला था ना मास मार्केट, क्लास मार्केट, देन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये सारे टर्म्स आप पढ़ते जा रहे हो, तो हम ये कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम डिवाइड करेंगे उनकी सैलरीज के अकॉर्डिंग। मान लो किसी की इनकम 2 से 10 लाख पर एनम है तो हम कहेंगे ये मास मार्केट के अंडर आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में मास एफ्लुएंट वो लोग होते हैं जिनकी इनकम 10 से 50 लाख हो जाती है, सुपर एफ्लुएंट हो गए जिनकी 50 से 400 लाख के अराउंड हो गई, ठीक है, पर एनम ले रहे हैं हम, उसको ईयरली इनकम है ये। फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी 400 से 4000 लाख पर एनम होती है, ठीक है। सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें तो 4000 से 12000 लाख पर एनम, और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की इससे भी ऊपर होती है। इसी हिसाब से हम अपने कस्टमर्स को सेगमेंट भी कर लेते हैं। अगर हम इसका एक पिरामिड बनाए ना तो ये पिरामिड कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सबसे कम वाले लोग होंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपका मास मार्केट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैस्लोस थ्योरी एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले मैस्लोस थ्योरी का हम आपका ये एक वो समझते हैं, चार्ट समझ में आएगा, मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखो अब्राहम मैस्लो थे, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने क्या बोला कि जो लोग होते हैं उनकी पर्सनल नीड्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी जो नीड्स होती हैं वो चेंज होती चली जाती हैं। जब उनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ बहुत कम होती है तो उससे वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करें, ठीक है। बेसिक नीड्स क्या हो गई यहाँ पर, सबसे पहले आता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें क्या होगा, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फूड, होम एंड बेसिकली शेल्टर हो गया आपका, और आपकी क्लोथ्स, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या होगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं हॉस्पिटल वगैरह के खर्चे निकाल पाऊँ, अपने मेडिसिन के खर्चे निकाल पाऊँ, है ना। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरा जो घर है वो सेफ रहे, तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि हमें एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिल जाए। फिर बात आती है सोशल नीड्स की। सोशल नीड्स में क्या होता है, हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा करते हैं कि भाई हमारा सोसाइटी में एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कद हो, ऐसा हो कि लोग हमें जाने, हमारे साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करें, है ना। तो उसके लिए नीड फॉर रिलेशनशिप एंड बिलोंगिंग, आप ह्यूमन हो, ह्यूमन इंटरेक्शन आप डेफिनेटली करना चाहते हो। आप जब किसी सोसाइटी में रहते हो तो आपकी कोशिश होती है कि वहाँ के लोग भी आपके साथ इंटरेक्शंस करें, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हो गया। देन होता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या हो गई, अब आपकी बेसिक नीड्स तो सारी की सारी फुलफिल हो गई। नाउ यू वांट अ स्टेटस इन द सोसाइटी, एक रिकॉग्निशन चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक पीओ बनना था तो क्या सिर्फ इतनी सी बात की आपको सिर्फ इनकम एक यूज करनी थी, नहीं ना। आपको बैंक पीओ बनने से आपको ये भी पता था कि सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपके माँ बाप का नाम होगा, ठीक है, एक स्टेटस मिलेगा, एक रिकॉग्निशन मिलेगा, तो वही आ जाता है आपका एस्टीम नीड्स में। इसके बाद बात करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें क्या है, आपने पूरा का पूरा अपना पोटेंशियल समझ लिया और अब आपका सेल्फ फुलफिलमेंट वाली स्टेज चल रही है, जहां बेसिकली आपकी सारी की सारी नीड्स पूरी हो चुकी हैं। अब आप अपने आप को तृप्त सोच रहे हो, ठीक है। तो जो योगी लोग होते हैं ना यूजुअली, वो तो इसको मान के चलते हैं कि अब हम मोह माया से परे हो चुके हैं, तो काइंड ऑफ दैट वाला स्टेज, ओके। चलिए अब अगर हम इन्हीं नीड्स को डिवाइड करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के हिसाब से, कस्टमर्स को जो हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स हम ऑफर करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा था बेसिक नीड्स होती हैं। तो बेसिक नीड्स में क्या हो गया, कोर सेविंग अकाउंट हो गया, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर हो गया एंड हाउसिंग लोन्स हो गया, ठीक है। फिर आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या हो गया कि कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी जो फैमिली है उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता है तो जो पैसे मैंने लगाए थे एटलीस्ट वो तो वापस मुझे मिल जाए। इसके अलावा टैक्स प्लानिंग हो गया, इंश्योरेंसेज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, है ना, रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, ताकि मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मैं कुछ इंटरेस्ट भी कमा पाऊँ। सबसे पहले तो मैंने सेविंग शुरू की, अब क्या शुरू किया मैंने, इंटरेस्ट अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया।
चलिए, अब अगर हम आगे बात करें सोशल नीड्स की, तो सोशल नीड्स में क्या होगा आपका, कंज्यूमर लोन्स हो जाएंगे। कंज्यूमर लोन्स कौन से हो गए, मान लो मुझे किसी लग्जरी के लिए पैसे चाहिए है ना, तो मैं वो सारी चीज़ें इसमें लूँगी। तो पर्सनल लोन्स हो गए, होम रेनोवेशन लोन्स हो गए आपके, ठीक है, कार लोन्स, होम रेनोवेशन नहीं सॉरी, होम लोन्स हो गए आपके, फिर आपके कार लोन्स इसमें आ गए, ठीक है। और क्या आ गए, मान लो कि मुझे प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है, तो किसको करनी होती है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इन सबको क्या होता है आगे फर्दर स्टडीज करनी होती है। एक बेसिक प्रोफेशन इनका बन गया है। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम और अच्छा अपनी फील्ड में करें, जिसके लिए हमें कुछ और कोर्सेज करने रहेंगे, तो वहाँ पर आप लोन ले रहे हैं, ठीक है। फिर आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। इंश्योरेंस कवर क्यों ले रहे हैं कि भाई मैंने ये जो लोन लिया है इसके ऊपर मैंने अपना एक इंश्योरेंस कवर ले लिया, अगर मैं इन फ्यूचर कभी ये बोरिंग्स पे नहीं कर पाता हूँ, मेरी इनकम रुक जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो इस इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो जाए। इसे लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी बोलते हैं आप, ठीक है। फिर बात करेंगे हेल्थ पॉलिसीज, आप अपने लिए भी ले रहे हैं, फैमिली के लिए भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। SIPs आपकी हो गई, यूलिप्स हो गए आपके। चलो, अब आगे देखें अगर हम एस्टीम नीड्स को, तो एस्टीम नीड्स में क्या होगा आपका, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए आपके। ये क्या होते हैं टर्म इंश्योरेंस वगैरह, मान लो कि मैं एक बेसिकली एक एज लेती हूँ कि 60+ तक मैं आपको प्रीमियम पे करूँगी, एंड इन केस मैं मर जाती हूँ तो मेरी फैमिली जो होगी या जो भी नॉमिनी होंगे, ठीक है, मेरी मदर मान लो नॉमिनी है, तो उनको 1 करोड़ रुपीज़ आप दे देना। इस तरीके से टर्म इंश्योरेंस होते हैं। देन सेकंड हाउसिंग लोन की, भाई आपने एक होम लोन ले लिया, उसके बाद में अब एक और लोन ले रहे हो या होम रेनोवेशन करवा रहे हो, होम डेकोर करवा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग लोन्स हो गए। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम ऐसी नीड्स हैं कि अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो मुझे कोई लॉस हो रहा है, लेकिन नाउ आई नो कि भाई मेरी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं कुछ और बेटर भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो सारा आपका एस्टीम नीड्स में ये सारी चीज़ें आ गई। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पर मेजरली क्या होगा, जैसे मैंने योगी लोगों का बताया वैसे ही आप समझ जाओ, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए ये होंगी। तो रिटायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, सीनियर सिटीजन्स के लिए टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हो गए, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस हो गए, पेंशनर लोन्स हो गए, ये सारे आपके कहाँ आ गए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आ गए, ठीक है। समझ में आ गया इतना। चलो, अब बात करते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अबाउट सर्विस क्वालिटी, कि भाई कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है सर्विस क्वालिटी को लेकर, ठीक है, और वो हमें कैसे बताते हैं कि हाउ मच दे आर सेटिस्फाइड एंड हाउ मच दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो हमें क्या करना है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें ऑन टाइम मीट करना है। इसमें एक ह्यूमन इंटरेक्शन को भी हमें इन्वॉल्व कर लेना है ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। बेसिकली ये क्या होता है, ये थोड़ा इमोशन से रिलेटेड चीज़ हो जाती हैं, इससे सेटिस्फेक्शन लेवल्स थोड़े हाई हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन लॉयल्टी, ट्रस्ट, जो सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, यहाँ पर ये वर्क करती हैं आपकी। चलो, अब बात करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर मान लो कि हमारी जो सर्विस है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फिर हम कहेंगे कि कस्टमर डिलाइटफुल महसूस कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारी इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो कस्टमर है वो बोल रहा है उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर रही है, इसलिए वो सेटिस्फाइड है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट कर रही, मान लो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही, आप यहाँ पर आए, आपको लगा कि यार मुझे तो लगा कि ये वाली मैम जो है वो सारा का सारा मुझे याद करा देंगी या सारा समझा देंगी कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इन्होंने तो हवा में पढ़ा के छोड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे, मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। अगर आपको लगेगा मैं आपको अच्छा पढ़ा रही हूँ और आपको एग्जाम क्लियर हो सकता है यहाँ से पढ़कर, तो आप कहेंगे आप सेटिस्फाइड हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मॉक्स जो आपने लगाए इस क्लास को करने के बाद में जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए वो इजीली सॉल्व हो गए, तो आप कहेंगे कि मैं डिलाइटफुल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो देखो, टेंजिबल्स, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अश्योरेंस। टेंजिबल्स का मतलब क्या होता है, टेंजिबल क्या बोलते हैं, जब हम किसी चीज को टच कर पा रहे हैं तो बेसिकली हम उसे कहते हैं टेंजिबल। इंटेंजिबल क्या हो गया, जिसे हम टच नहीं कर सकते, है ना। तो अगर हम बात करें कि भाई फिजिकल फैसिलिटीज जो हमें मिल रही हैं या जो कम्युनिकेशन मटेरियल्स हमें मिल रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ब्रांच विजिट की, जब आपने वो ब्रांच विजिट की आपने देखा कि जो उसका लेआउट था वो बहुत अच्छा था, आपको जो सर्विसेज चाहिए थी वो इजीली समझ में आ रही थी और मिल रही थी, तो आप खुश हो गए। ठीक है, आपको अगर कोई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आपके बैंक ने दी या पासबुक स्टेटमेंट दी तो आपको डायरेक्टली देखकर ही सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक्सपर्ट के पास जाकर बोलना पड़ रहा है कि यार ये मुझे समझा दो। तो आपका वो आ गया टेंजिबल्स में कि भाई फिजिकल जो फैसिलिटीज है उनका अपीयरेंस कैसा है, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल्स का अपीयरेंस किस तरह का है। ठीक है, फिर बात आती है रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी में क्या होगा कि मैं आपके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो मेरी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आई है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ फालतू के चार्जेस लगा दिए गए हों या कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी हो जो इनकी सर्विसेज मैंने ली ही नहीं थी। मेरा लोन टाइम पर प्रोसेस हो गया, अगर मान लो मेरे मैनेजर ने मुझसे बोला बैंक में कि आपका जो लोन है वो 14 डेज के अंदर अंदर प्रोसेस होगा, तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरा जो लोन है वो 14 डेज में हो जाए। 15 से 16 डे में अगर वो हो रहा होगा तो मुझे थोड़ा सा खराब लगने लग जाएगा वहीं से। ठीक है, तो हमारी जो एबिलिटी है कि हम अपनी प्रॉमिस सर्विसेज को परफॉर्म कर पा रहे हैं एक्यूरेटली एंड डिपेंडेबली, वो हमारी एबिलिटी को बोलेंगे हम रिलायबिलिटी। ठीक है, फिर बात आती है रिस्पॉन्सिवनेस। अब मान लीजिए एक कस्टमर आपकी ब्रांच विजिट करता है ना, और उसको कोई क्वेरी होती है, आप उसको बोलते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है अभी ये सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने का, आप शाम में आइएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनको लगेगा यार मैं टाइम निकाल कर आया, मुझे प्रॉब्लम था आपने बताया भी नहीं, तो वहां पर वो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। तो आपका क्या काम है एज अ बैंकर कि आप अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स दें, आप उन्हें बताएं, उनकी जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो बताएं। अगर मान लो आपका वो डिपार्टमेंट नहीं है तो सही डिपार्टमेंट के बारे में आप उन्हें बताएं। तो बेसिकली जो भी इश्यूज उनको आ रही हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। हो सकता है जो बैंक स्टेटमेंट है वहां पर कुछ गड़बड़ उन्हें दिखाई दे रही है तो वो आप क्विकली रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैं गई थी बैंक में और मैंने वहां पर कुछ पैसे डिपॉजिट किए, उसके बाद में क्या हुआ, मेरे 2000 रुपीज वहां पर फंस गए। ठीक है, मैंने बैंक में ये चीज कंप्लेन की, उन्होंने मुझसे बोला आप एक लेटर लिखकर दे जाओ, हम देख लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे ये चीज चेक की जाएगी, जब मशीन खुलेगी आप एक काम कीजिएगा तो उसके बाद में आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर वो 2 दिन तक ऐसा हुआ ही नहीं, मैं दोबारा गई, देन दे वर आस्किंग कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, एंड वहां पर मुझे बहुत डिससेटिस्फाइड फील हुआ कि किस तरह की सर्विसेज है, मुझसे लेटर लिया, मुझसे सारी फॉर्मेलिटीज करवाई, उसके बाद में सर्विसेज मुझे अच्छी नहीं मिली। तो वहां पर मैं क्या कहूंगी कि ये अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर था, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। ठीक है, मुझे सर्विसेज अच्छी नहीं लगी। चलो इसके बाद बात करते हैं अश्योरेंस की। अश्योरेंस में क्या आ जाएगा कि भाई कॉम्पिटेंस होना चाहिए। अगर आप बैंकर हैं, ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें जो प्रोडक्ट्स आप एज अ बैंकर ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जो स्किल्स होनी चाहिए इंटरेक्शन की वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको अपनी सर्विसेज परफॉर्म करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप बोले मुझे तो ये सॉफ्टवेयर पर वर्क करना ही नहीं आ रहा तो अभी मुझे टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर कर्टिसी होनी चाहिए। आपको अगर आपके पास कोई स्टाफ आ रहा है उन्हें अच्छे से ग्रीट करना चाहिए, उन्हें वेलकम करना चाहिए, आपको पोलाइट बिहेवियर दिखाना है। ऐसा नहीं है कि घर में कोई लड़ाई हो गई तो उसका गुस्सा निकाल कर आप कस्टमर को दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ तो कस्टमर्स बहुत इनोसेंट भी होते हैं, जैसे विलेजर्स वगैरह हो गए जिन्हें इतना पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो ऑलरेडी बहुत डरे हुए होते हैं। अब वहां पर अगर आप भी उनको रूड बिहेवियर दिखा देंगे तो आप समझ सकते हैं उनके ऊपर कितना गलत इम्पैक्ट आएगा इस चीज का। चलिए, फिर क्रेडिबिलिटी कि भाई ट्रस्ट होना चाहिए, ये नहीं है कि आपके जो बैंकर ने आपसे बात बोली है उस पर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा क्योंकि उनकी जो पुरानी बातें थी उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की गई थी। देन सिक्योरिटी कि भाई मुझे ये अपने कस्टमर को विश्वास दिलाना है कि अगर आप हमारे यहाँ पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके अकाउंट सेफ है, आपका पैसा हमारे पास सेफ है, या फिर आपको कोई भी रिस्क या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आती भी है तो बैंक इज देयर टू हेल्प यू आउट। चलिए, इसके अलावा डायमेंशंस और क्या क्या है, एक है एम्पथी। एम्पथी क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। मान लो आपने देखा आपका एक फ्रेंड है जिसके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आया घर में, ठीक है, तो आपको ये देखकर बुरा लगा कि यार उसको ये प्रॉब्लम हुआ, तो आप कहेंगे कि आई एम सिंपैथाइजिंग विद द पर्सन। लेकिन अगर वहां पर एक सिचुएशन होती है
कि मान लो आपके खुद के कोई पार्टनर हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई, तो उनकी प्रॉब्लम आपके लिए आपके प्रॉब्लम जैसा हो गया एंड यू आर फीलिंग द सेम पेन एज योर पार्टनर इज फीलिंग, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि आपको एम्पैथी है। यहाँ पर भी यही बोला गया है कि आपको अपने कस्टमर्स के साथ में एम्पैथी शो करनी है, ठीक है। तो आप अप्रोचेबल रहोगे, उनके लिए ईज ऑफ कांटेक्ट रहेगा, उन्हें कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप उन्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन देंगे वो अच्छे से समझा कर देंगे, ऐसा नहीं कि आपने उनको हवा में कुछ बता दिया जो उनको समझ ही नहीं आया, ठीक है। फिर आपको ये भी समझना है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर आपसे क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अपनी ही बात बताई, आपको ये भी समझना है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। फिर बात होती है वैल्यू फॉर टाइम एंड बिजनेस, तो आपको ये भी समझना है कि कस्टमर अगर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर बैंक में आया है तो वो अपना सारा काम छोड़कर, अपना बिजनेस, अपनी जॉब छोड़कर आपके पास आया है, तो आपको उनको अकॉर्डिंगली वेलकम करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को अटेंड करना है, उनके नीड्स को समझना है, ठीक है। ये नहीं कि और इश्यूज उनके लिए बढ़ा दें कि शाम में आना, अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत भीड़ है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ड्रामे नहीं करने हैं, हमें अच्छे से अपने कस्टमर्स को केटर करना है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें ये नहीं है कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम का समझ नहीं आ रहा कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो हम अपने कलीग्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने सीनियर्स की, लेकिन ये नहीं कि एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि हाँ अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर के बाद देख लेंगे, अभी सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, अभी नेट नहीं आ रहा, ऐसी फालतू बातें नहीं करनी, एक्सक्यूजेस नहीं प्रोवाइड करने, रेदर ट्राई करना है कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाओ, ठीक है। इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स कंसर्न्स, आपको समझने हैं, उनके कंसर्न्स को समझना है, लिसन करना है। बेसिकली लिसनिंग इज ऑल्सो अ स्किल, ठीक है। अगर आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसे समझ नहीं रहे, आपको समझना भी होगा, उनकी जो फीलिंग्स है उनको एक्नॉलेज करना होगा, उनके पर्सपेक्टिव से उनके इशू को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत गरीब कस्टमर है, उनके 100 रुपये अकाउंट से मिसिंग है, उनको समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चले गए, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे पास इतने बड़े बड़े अमाउंट के लोन्स हैं और ये सारी चीज़ें देखनी है मुझे, मैं इनके 100 रुपये में क्यों फंसूँ। आपको समझना है कि उस कस्टमर के लिए वो 100 रुपये की वैल्यू आपके लिए जो 100 रुपये की वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको एम्पैथाइज करते हुए ही चलना है। चलिए अब बात करते हैं हम एक रिपोर्ट के बारे में कि बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड अपने पूरे पैरामीटर्स डिसाइड किए और चेक किया कि कस्टमर्स कितने उस बेसिकली सेटिस्फाइड हैं और कितने नहीं हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है अपॉन कि आपकी कितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा बैंक के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ में। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। अगर वो किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जा रहे हैं तो कस्टमर को वहाँ उतना ज़्यादा वेलकम नहीं किया जाता जितना किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में किया जा रहा होता है, ठीक है। और फॉरेन बैंक्स में तो थोड़ी अलग ही अप्रोच होती है। तो इसी तरीके से बेसिकली उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी डिफर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उस स्टडी में क्या क्या कवर हुआ, उन्होंने 20,000 कस्टमर्स को कवर किया यहाँ पर जिनके पास सेविंग अकाउंट्स थे अक्रॉस मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस की तरफ से किया। फिर 4,000 कस्टमर्स होम लोन्स वाले थे और 3,500 कस्टमर्स आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड थे, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये चेक करना कि क्वालिटी, अगर हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनके हिसाब से हमारे जो कस्टमर की सर्विसेज क्वालिटी है वो मीट कर पा रही है बेंचमार्क्स पर या नहीं, ठीक है। बेंचमार्क क्या होता है कि कोई भी एक सेट वैल्यू की इतने तक तो आपको अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करनी ही है, उससे अच्छा कर दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो मिनिमम स्टैंडर्ड है ही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेटिस्फेक्शन मेजर कैसे किया जाता है। ये 3 पैरामीटर्स पे लेंगे कि ओवरऑल आपका क्या सेटिस्फेक्शन रहा, ठीक है। फिर कस्टमर की लॉयल्टी कैसी है एंड एडवोकेसी किस तरह की है। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो कस्टमर आपके पास आया आपने उसको ठीक से उसकी डिमांड्स को फुलफिल ही नहीं किया या उसको बार बार टाइमलाइंस देते चले गए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी है। अब जो रेटिंग्स हैं अगर हम बात करें वो उसमें ये दिखाया गया कि तीनों प्रोडक्ट सेगमेंट्स बेसिकली सेविंग अकाउंट, होम लोन और क्रेडिट कार्ड, इन तीनों में ओवरऑल 80% सेटिस्फेक्शन था, ठीक है। जबकि 2/3 जो कस्टमर्स थे उनका ये कहना
कहना था कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस बैंक के साथ में पिछले 1 या 2 साल में ज़्यादा बेटर हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सेविंग बैंक सर्विस क्वालिटी पैरामीटर्स की। तो सेविंग बैंक सर्विस क्वालिटी पैरामीटर्स में आपका आता है टच पॉइंट एक्सपीरियंस। यहाँ पर ये देखा गया कि जो पीएसबी बैंक्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं एज कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर अगर हम ब्रांच लेआउट एंड कैश ट्रांजेक्शन की बात करें तो उनका अबव एवरेज है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स से। ठीक है, ब्रांच लेआउट या कैश ट्रांजेक्शन वो जो कर पा रहे हैं उसकी ईज। फिर सेविंग अकाउंट्स जो हैं, ऐसे कोई पीएसबीज के साथ में सिग्निफिकेंट कंसर्न्स नहीं थे क्योंकि वो प्राइवेट बैंक के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर पा रहे थे। फिर अगर हम बात करें ब्रांच नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की तो वहाँ पर भी प्राइवेट बैंक्स की जो परफॉर्मेंस थी ऑन पार थी। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन चैनल्स जो थे वो भी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पा रहे थे। ठीक है, चलो अब बात करें क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे प्रॉब्लम इंसिडेंसेस या रिकरेंस। बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम एक बार हुई तो वो बार बार तो नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं था, ये बहुत ही कम हो रहा था कि सेम प्रॉब्लम बार बार हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2000 रुपये का जो एक नोट था वो वहाँ फंस गया था। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ये बार बार मेरे साथ हुआ, ये एक ही बार होकर रह गया, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंस बाद में नहीं हुआ। तो ऐसे इंसिडेंट्स का रिकरेंस ऑफ सच प्रॉब्लम्स वॉज वेरी लो। इसके बाद में बात करें सेविंग अकाउंट एक्टिवेशन, तो 3 दिन के अंदर अंदर जो बैंक अकाउंट आपने खोला है वो एक्टिवेट हो जा रहा था एंड ये इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंसिस्टेंट था। अगर हम बात करें वेलकम किट जो मिलती है कस्टमर्स को कि एक बुकलेट मिलेगी है ना, और एटीएम कार्ड्स वगैरह साथ में दे देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो 90% कस्टमर्स को वेलकम किट विद इन 14 डेज मिल गई थी। इसके बाद में बात करें कि कस्टमर माइंड स्पेस कि कैसा उनको लग रहा है कि जो उनकी प्रॉब्लम रिजोल्यूशन है वो हो पा रही है या नहीं, जो प्रोमिसेस उनको किए जा रहे हैं बैंक की साइड से वो सही से डिलीवर हो रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखा गया कि पीएसबीज ने इसमें डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, बोले तो बहुत अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ठीक है, कुछ सजेशंस भी इस रिपोर्ट में दिए थे। इन्होंने बोला जो ट्रांजेक्शन टाइम है ब्रांचेस में उसको थोड़ा कम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन टाइम क्यों हो जाता है, लॉन्ग क्यूज हो जाती हैं है ना, जिससे कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा दिन टाइम लग जाता है। बेसिकली कभी कभी तो उनको 1 से 2 घंटे ही लग जा रहे हैं इस चीज़ में। फिर ब्रांच की जो ऑफरिंग है उनको रीइवैल्यूएट करना है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स आपने निकाल दिया आप सिमिलर प्रोडक्ट्स ही निकाल रहे हो, नाउ यू हैव टू इवॉल्व योर प्रोडक्ट्स। जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उनको बेटर करना है, ठीक है ना, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से कस्टमर की नीड्स को मीट कर पाए। फिर बात करते हैं चैनल्स की, तो इसमें क्या होगा, जो एडिक्वेसी एंड एक्सेसिबिलिटी है आपके चैनल्स की वो मीट करनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं हम होम लोन्स सर्विस क्वालिटी पैरामीटर्स की। तो होम लोन्स में देखा गया कि अबव एवरेज परफॉर्मेंस था पीएसबीज का। ठीक है, अगर हम सेविंग अकाउंट्स की बात करें तो एवरेज परफॉर्मेंस था, मीट कर रहे थे स्टैंडर्ड्स। यहाँ क्या था, अबव एवरेज था। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनसे भी थोड़ा बेटर ही परफॉर्म कर रहे थे। तो इन्होंने इन द क्लस्टर ऑफ पीएसबीज द बैंक स्कोर हायर देन द एवरेज। सेटिस्फेक्शन ड्राइवर्स क्या थे, जो प्रोडक्ट के फीचर्स थे और जो कम्युनिकेशन हो पा रही थी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बैंकर्स से वो काफ़ी अच्छा था। फिर अगर हम बात करें टच पॉइंट की, तो वहाँ पर भी जो हमारे वेरियस इंटरेक्शन कस्टमर पॉइंट्स थे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ज़्यादा अच्छे से क्वेरीज रिजॉल्व कर रहे थे, ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है, होम लोन पैरामीटर्स की बात करें तो होम लोन पैरामीटर्स में इन्होंने काफ़ी स्कोर हायर देन अदर पीएसबीज। तो जो अदर पीएसबीज थे इस एक बैंक ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो जो बैंक के कम्युनिकेशन चैनल्स थे वो भी पीएसबी एवरेज से काफ़ी बेटर थे। फिर लोन डिसबर्समेंट टाइम की बात करें तो लोन जो है वो 14 दिन के अंदर मिल जा रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टाइम लग रहा था। फिर कस्टमर माइंड स्पेस की बात करें तो वहाँ पर जो कस्टमर्स थे वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे इस बात को कि जो हमारा बैंक है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, टाइम पर हमारे सारे क्वारीज को रिजॉल्व करते हैं और हमारी बात को ध्यान से सुनते समझते हैं, तो अच्छी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ सजेशंस भी थे उनके लिए कि क्या सजेशंस थे कि आपको ट्राई करना है आप सारे ही सर्विस पैरामीटर्स को मीट करो। ऐसा नहीं कि कुछ सर्विस पैरामीटर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं तो बाकी को आप निगलेक्ट कर दो। फिर प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं उनको भी एनहांस करो और उनको थोड़ा ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाओ ताकि कस्टमर को भी अपने आप से चीज़ें समझ में आ पाएँ।
प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन रखो, एक सिस्टमेटिक वे में आप अपने कस्टमर्स के साथ में डील करो, उनको किस तरह से आपको चीज़ें समझानी है वो सारी चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिक वे में समझाओ, ठीक है। फिर आपके जो मॉड्यूल्स होने चाहिए वो कस्टमर फ्रेंडली होने चाहिए। मॉड्यूल्स कैसे, जो ब्रांच नेटवर्क्स आपके हैं, ठीक है, तो जो नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज आप निकाल रहे हो, जब वो ब्रांच में आपके पास कस्टमर आया है जिनको आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग उन्हें बहुत अच्छे से करवानी है, उन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझानी है, ताकि जो उनका कस्टमर एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो। देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेन करना है, और जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उससे जो वो फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर वर्क करना है, और आपको देखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप उनको अभी इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें कि कस्टमर रिक्वायरमेंट बैंक्स से क्या होती हैं, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है राइट प्रोडक्ट मिक्स। राइट प्रोडक्ट मिक्स में क्या होगा कि ऐसा ना हो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसमें हमारी सारी की सारी नीड्स नहीं केटर हो रही, तो आपको डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। अगर कोई स्मॉल मार्जिनल फार्मर है तो उसके लिए अलग तरह का, लार्ज फार्मर है उसके लिए अलग तरह का, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके लिए अलग तरह का, स्ट्रीट वेंडर है तो उसके लिए अलग तरह के लोन्स। इस तरह से राइट प्रोडक्ट मिक्स रखनी है, राइट चैनल मिक्स रखनी है कि भाई जो हमारे फिजिकल चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी ब्रांच है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, उनका एक सही बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसपास में कहीं भी आपका एटीएम देखने के लिए मिल ही नहीं रहा, या आपकी जो मोबाइल ऐप है वो उतनी अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रही, उधर हम आधे काम तो कर ही नहीं सकते, उसके लिए हमें ब्रांच जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी नहीं हो कि सारा का सारा जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है आरबीआई की, जहाँ पर आपको ब्रांच विजिट करके ही काम हो सकता है, वो आप फोन में ही करवा ले रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। तो आपको ईज ऑफ एक्सेस रखनी है। देन स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम होना चाहिए कि हर एक प्रोडक्ट में बेसिकली अगर सेविंग अकाउंट है तो जैसे इन्होंने बोला कि 3 दिन के अंदर अंदर अकाउंट एक्टिवेट हो जा रहा है, तो स्टैंडर्ड रखना है कि आपको अपने बैंक के स्टाफ को बता देना है कि सेविंग अकाउंट अगर आप खोल रहे हो तो 3 दिन में एक उसका कस्टमर का अकाउंट खुल जाना चाहिए। अगर होम लोन होने चाहिए तो जितना भी प्रोसेस है, ड्यू डिलीजेंस हो गया, जो भी आपको चेक्स करने हैं, सब 14 दिन के अंदर अंदर करके आपको एक होम लोन प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। फिर डिलीवरी ऑफ प्रोमिसेस होनी चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड उनको प्रोमिसेस किए हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आपने लोन पहले ही पे कर दिया तो इस तरह के जो फुलफिल करने हैं आपको प्रोमिसेस। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने पहले कर दिया तो फिर आप उनको कोई भी कंसेशन नहीं दे रहे या एक्स्ट्रा फीस लगा दे रहे हैं, ठीक है। देन सेटिस्फैक्ट्री सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके इंटरेक्शंस जो होने चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, ये नहीं कि रूडनेस के साथ में आप बात कर रहे हो या उतने अच्छे से आप अपने कस्टमर को समझा नहीं पा रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए, एक्सक्यूजेस नहीं प्रोवाइड करने हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपने एक प्रोडक्ट को पहले बेच दिया और बेचने के बाद में कभी उस प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर से पूछा ही नहीं, आपको फीडबैक्स भी लेने हैं, क्लियर रेगुलर अपडेट्स भी देने हैं। मान लो इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में बढ़ जाते हैं तो आपके अपने कस्टमर को बताना है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट इट वेरी क्लियरली टू देम। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स रखनी है, कोई भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कोई भी चार्जेस हैं, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से कस्टमर को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जो बैंकिंग का एनवायरनमेंट होगा, जो आपकी ब्रांच का लेआउट होगा या आपकी जो ब्रांच होगी, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें हम, इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके अगर कस्टमर को कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपकी बैंक की सर्विसेज से, तो आप उनको केटर नहीं कर रहे, बल्कि यू हैव टू केटर देम, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड कोशिश करना है कि ग्रीवांस रिड्रेसल वहीं पर हो जाए, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें कि आपको कोई ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाए, ठीक है, मॉक्स भी मिल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएं, ताकि और केस स्टडीज भी मिल जाएं, ताकि आपके एग्जाम क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% हो जाए, तो आप यूज कर सकते हैं हमारा सफलता बैच, जहां पर अभी चल रहा है 50% का डिस्काउंट जो आपको मिलेगा JIIB कोड यूज करने से। ये ऑफर अवेलेबल है अब 6 अक्टूबर तक, पहले ये 5 अक्टूबर तक था, लेकिन अब हमने इसको 6 अक्टूबर तक आपके लिए कर दिया है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते हैं,
इस पीडीएफ इस चैनल का जो सॉरी इस कोर्स इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर जाकर डेली क्विज भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स भी ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा पाए। ठीक है, तो ऐसा अगर हम इस चैप्टर से रिलेटेड बात करें ना कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो जो आपने मैस्लो थियरी पढ़ी है इससे डायरेक्टली 2 मार्क्स का ना एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोई कस्टमर था जिनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो थी वो फुलफिल हो चुकी हैं, अब वो सोशल नीड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल नीड्स उनकी 2 साल के अंदर अंदर अगर फुलफिल हो जाएंगी तो वो एस्टीम नीड्स में आएंगे। तो कौन से प्रोडक्ट सोशल नीड्स में आते हैं, कौन से एस्टीम नीड्स में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक केस स्टडी बन सकती है आपकी। और सर्विस क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर आपके 0.5 से लेकर 1 मार्क तक के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जहां आपसे पूछा जा सकता है कि टेंजिबल्स में क्या आता है, रिस्पॉन्सिवनेस में क्या आता है, कौन सा इनमें से एक पैरामीटर नहीं है सर्विस क्वालिटी के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों और कोई भी डाउट हो ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक बटन प्रेस करें, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।